हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये क्या चीज होता है और कैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल को डालते हैं, यानी कि कोई भी मीडियम में डाल रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल से पास कैसे कर जाता है। मतलब पास करने का मतलब क्या होता है, उस चीज को आज देखेंगे। कहना क्या चाहते हैं, पास कैसे कर जाता है। आप ये भी कहते हैं कि है भी और नहीं भी। अगर है तो पास कर रहा है। तो ये यहाँ पे आज एक बेसिक प्रश्न है कि आखिर एक मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि कोई भी मीडियम कैसे मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इन्फ्लुएंस हो जाता है और मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है। कम कर देता है या फिर ज़्यादा कर देता है, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। अब ये कैसे करता है, क्यों करता है, ये सारा कुछ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और सीधा चलता हूँ टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेरा क्या, तो मैग्नेटाइजिंग 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 फोर्स। ठीक है, क्या है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, जिसको H से डिनोट किया गया वेक्टर क्वांटिटी। ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, क्या कारण है। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि एक मैग्नेट ले लो, एक आयरन ले लो, आयरन का टुकड़ा ले लो, इस पे एक कॉइल को लपेट देते हैं और लपेट देने के बाद अगर इस पे करंट फ्लो करवाते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है, थोड़ी देर के लिए नॉर्थ साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, अब इसको खत्म कर देते हैं तो थोड़ी देर तक इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो रह जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है इस इस मटेरियल के, इस आयरन के एटम के साथ, ऐसा क्या हो जाता हो अंदर में, सोच के देखिए। तो उसके अंदर में घुसेंगे देखने के लिए, पहले हम बाहर बाहर से देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो बाहर बाहर से देखने के लिए हमको कहा यह गया कि इंटेंसिटी है कि मैग्नेटाइजेशन, इसको डिफाइन कर देते हैं। पहले लिखेंगे कि व्हेन अ मटेरियल मटेरियल is placed in the external magnetic field, then atomic dipole of the material, atomic dipole moment of the aligned according to external magnetic field। समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड हो जाता है एकदम, या तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, हो जाता है, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर पार्शियली होता हो। ठीक, उसके बारे में हम बहुत बढ़िया से फेरोमैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक और
पैरामैग्नेटिक, ये दोनों में हम लोग बताएंगे, जानेंगे कि क्या चीज़ होता है। अभी हम लोग बस इतना समझ ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, अगर एक कॉइल के लिख लेंगे बार मैग्नेट इक्वल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक क्या लिखवाए थे, व्हेन अ मटेरियल इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन द एटॉमिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल अलाइंड अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड then the material become magnetized, behave like bar magnet. This is called मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है, इस घटना को क्या कहे, मैग्नेटाइजेशन। एंड अप्लाइड फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक, मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बार मैग्नेट के रूप में अगर ले लें, यहाँ पे इस तरह से सोलिनॉइड हो इस तरह से, तो B बराबर होता है म्यू इंटू एन इंटू आई। ये एक थ्योरी है जो थर्ड चैप्टर का, यहाँ पे एक थ्योरी है जो रन करता है, इसके बारे में हम लोग बस यही एक थ्योरी है थर्ड चैप्टर का जो फोर्थ चैप्टर में रन कर रहा है। नहीं तो पूरा फोर्थ चैप्टर का थ्योरी है ना, फिफ्थ चैप्टर का थ्योरी, वो सारा का सारा फोर्थ चैप्टर में रन करेगा। यही एक थ्योरी है बस। बस इतना समझ लो यहाँ पे कि ये एन जो है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि ये जो सोलेनॉइड का यूनिट लेंथ में कितना टर्न होगा ये बता रहा है। म्यू की नोट क्या है, मीडियम, ठीक है। अब यही दोनों के कारण ये इस पे जो लगाएगा, इस पे फोर्स लगेगा जिसके कारण मैग्नेटिक करेक्टर आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, और एच बराबर क्या लिख देते हैं, एच को लिख देते हैं हम, एच इसको लिखते एन इंटू आई, इसको लिख देते हैं, ठीक है। और यही एच, दिस एच इज कॉल्ड इंटेंसिटी, क्या लें, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, सो सिंपल। यही एच है के कारण है जो उस पर फोर्स लगेगा, इस पे, इस मटेरियल पे फोर्स लगेगा, और इसी को कहा गया मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक। जिसके कारण ये आया, यानी क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां से आगे की कहानी को थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं, अगला टर्म हमारे पास आएगा, ये तो समझ में आ गया, ये है कुछ कुछ टर्म है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आया है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, देख रहे हो आप। अब क्या लिख रहे हैं, अगला टॉपिक क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दोनों में अंतर है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये क्या कहता है, तो इसको लिख लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसमें क्या कहा गया,
उसको समझिए। इसमें कहा गया ना कि जब कोई मटेरियल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप डाल रहे हो, समझ में आ रही बात? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हो, तो उस मटेरियल में मैग्नेटिक कैरेक्टर आ रहा है, गुड, बढ़िया बात है, आ रहा है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर आता है? समझ में आ रहा है बात? पर यूनिट वॉल्यूम में, मटेरियल का पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है। तो इसमें कहा गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में, व्हेन अ मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक field then the magnetic dipole moment of the material align according to external फील्ड। समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाएगा। अरे अलाइनमेंट क्यों होगा ये आपको पहले ही बता दिए थे कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को रखते हैं तो वो रोटेशन करता है, और अलाइनमेंट होता है वो चाहता है इक्विलिब्रियम को अटेन करना। और इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन था आपको बताया जा चुका है। इक्विलिब्रियम में क्या थे कि इक्विलिब्रियम में हम कहे थे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस के लिए अगर बोलें तो हमने कहा कि व्हेन अ मटेरियल इज प्लेस्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल अलाइन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फील्ड। ठीक, देन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, देन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और यूनिट वॉल्यूम गिव्स क्या देगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है? क्या देगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी आई। ठीक, आई बराबर क्या निकाले हम? एम बाई भी। भी यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। एम क्या है? नेट अलाइन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आ रहा है ये चीज? अब ये यहाँ पे आपको हो सकता है कितना समझ में आ रहा, तो इसको हम समझाते हैं बढ़िया से। देखो, कुछ नहीं है यार। देखिए, हम बताए थे कि हर एक एटम जो है एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रहा है तो क्रिएट एक इलेक्ट्रिक करंट ऐसे। अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे है, अभी हम पिछला वीडियो मेरा देखिएगा, तो करंट का वैल्यू ऐसे है। जो करंट का वैल्यू ऐसे है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसमें से यहाँ पे इसमें इसमें इन करता हुआ मिलेगा और इससे निकलता हुआ ऐसे। तो जब इस तरह से निकल रहा है तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल निकल रहा है तो, और ये क्या हो जाएगा? साउथ पोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा किधर से किधर की ओर होता है? याद है? साउथ टू नॉर्थ। तो ये किसका डायरेक्शन हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, जिसको कि म्यू से डिनोट किए थे। ठीक है? अब हर एक एटम का है, मान लो कि यहाँ पे इस बॉडी में, इस मीडियम में पता नहीं कितना है, तो एक का डाइपोल मोमेंट इधर है, दूसरे का इधर है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। एक का इधर है, दूसरे का इधर है, ऐसे इस तरह से चित्राया हुआ है डाइपोल मोमेंट। अब जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे आप, दिस मटेरियल इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये तो सब पे टॉर्क लगेगा ना ये,
और सब चाहेगा कि किसके डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इसका रोटेशन इधर की ओर होगा, ऐसे हो जाएगा, इसका रोटेशन इधर की ओर होगा, ऐसे हो जाएगा। ये तो ज्यों का त्यों है, ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। हर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अटेंड कर लें इक्विलिब्रियम को। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम मैग्नेट, मेरे जैसा एक और बगल बगल में एटम हो, मेरे बगल में एटम एक और हो, अब मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन मेरे मुंह की तरफ हो, तो मेरा मान लो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, अगर सबका मुंह एक जिस तरफ हो जाएगा तो एक अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, सारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल करके एक जनरेट कर लिया। लेकिन अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है और दूसरे का डायरेक्शन इधर की ओर हो, तो दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। बिल्कुल समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे अभी के केस में क्या होता है, जब ये नहीं था तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या था, जीरो, कोई अलाइनमेंट नहीं था किसी तरह का। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आया तो अलाइंड हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आया भाई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो क्या निकल के आया मेरे पास, आई बाई एच अपॉन भी। ठीक है, एम बाई एच अपॉन भी। अब अगर हम मान लें कि इफ, मान लेते हैं इफ ए इजकल टू यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ द मटेरियल ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंथ 2L ले लेते हैं, ये इस तरह से, लेंथ कितना, एरिया कितना है ए और लेंथ कितना है 2L। ठीक, तो ये बताओ कि इंटेंसिटी इस पे अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम, ठीक, बटा भी फॉर्मूला से है। एम इजकल टू क्या लिखे, एम जो है एम, तो एम के लिखे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रत्येक का एम इंटू 2L लेते हो अगर, अपॉन एरिया इसका कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो लेंथ इतना है तो क्या लिखेंगे, लेंथ बराबर 2A इंटू 2L। याद रखिएगा किसी भी सिलेंड्रिकल का या किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का बेस का एरिया लो और हाइट से गुना कर दो, बेस का एरिया लो और हाइट से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, A इंटू एच बराबर भी। हमेशा ये सब्जी के लिए हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा A इंटू 2L, 2L गया गया, हमारे पास क्या बच गया, एम अपॉन ए। ए क्या है, एरिया है, एम क्या है, डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक, अब यहाँ से अगर निकालना हम चाहें कि यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात कर लें तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पोल स्ट्रेंथ। ये क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ, यानी ये जो मैग्नेट बना इस मैग्नेट का कुछ ना कुछ पोल स्ट्रेंथ होगा, माइनस प्लस। तो हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को दूसरी भाषा में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे खोपचा में देखिएगा कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। ठीक है, अब यहाँ से इसका यूनिट निकाल लें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बता दे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, देख लेते हैं, हटाते हैं इसको। अब देखो तो इसका यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा, तो लिखें इट्स, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो आई इजकल टू हमारे पास क्या आया है, एम अपॉन एरिया, एम पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर गया, एम्पियर पर मीटर या फिर एम्पियर पर मीटर, ये आ गया यूनिट। समझ में आ रहा है?
क्लियर है? तो ये सारा कुछ हम देखें कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है। आई यानी ये भी अगर ये क्या कहा जाता है, ये अगर वेक्टर है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था ना ये वेक्टर, तो ये अगर वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम वेक्टर नहीं है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कैसे किसी मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई चीज़ को रखते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक कैरेक्टर जनरेट हो जाता है, और कैरेक्टर का कुछ टर्म हुआ, वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, वो हाउ मच इंटेंसिटी कितनी रही होगी उसकी मैग्नेटाइजेशन की, तो हम देखेंगे कि उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आया है उस मटेरियल का, अपॉन उसके वैल्यूम से डिवाइड कर दे तो वो निकल जाएगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कि कैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से रिलेशन है। ठीक, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, एक टर्म आया है ससेप्टिबिलिटी, इसका मतलब होता है कि हाउ इजी टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल। ठीक, एक मटेरियल को कितना इजी अगर मैग्नेटाइज कर सकते हैं, और इस गुण को दिखाने के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का यूज़ किया गया, एक टर्म का यूज़ किया गया। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।